हेलो एवरीवन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे एसएमएस रिसीव हुए अभी लेटेस्ट, जिसमें मेन जो एसएमएस थे वो थे पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन से रिलेटेड। उसमें स्पेशली कहा गया कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे रखी है अंडर सेक्शन 80GG तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी डोनेशन सही है या नहीं है, नहीं तो आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर लीजिए। या फिर इस तरीके की भी मैसेजेस क्लाइंट्स को रिसीव हुए हैं जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आपने एक पर्टिकुलर डिडक्शन है जो जिस डिडक्शन पे उनको एक डाउट है, तो आप चेक करो कि ये डिडक्शन आपकी सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप मिस्टेकनली उस डिडक्शन को ले लिया है तो आप उस रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न फाइल करके रिवाइज कर लीजिए। या फिर आपने आपकी इनकम थी फॉरेन असेट्स की, या फिर आपके बाहर कंट्री में फॉरेन असेट्स थे लेकिन आप उनको अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे डिस्क्लोज करना भूल गए हैं, तो उन फॉरेन असेट्स से रिलेटेड भी क्लाइंट्स के पास मैसेजेस भी आए हैं, प्लस 131(1)(a) के अंदर नोटिस भी रिसीव हुए हैं कि आपने इस नेचर की फॉरेन असेट्स में डीलिंग करी है लेकिन आपकी रिटर्न्स में कहीं पर भी वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो इस तरीके की मिस्टेक्स को ठीक करने का जो जरिया बताया गया है हर एक एसएमएस में वो है आपका ITR-U। ITR-U आपकी है अपडेटेड रिटर्न, जिसमें आप जो है अगर आपकी कोई रिटर्न में आपने कोई गलती कर दी है तो वो आप ठीक कर सकते हैं उस रिटर्न को रिवाइज करके। तो अब जब ये मैसेजेस आ रहे हैं तो हर एक मैसेज में एक वर्ड जरूर कॉमन देखने को मिल रहा है, वो है अपडेटेड रिटर्न ITR-U। तो ITR-U से रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि 31 मार्च 2025 जो कि हमारा अभी आने वाला है, अगर आप इससे पहले जो भी मैंने अभी आपको चीजें बताई इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी अपनी रिटर्न में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप 31 मार्च 2025 से पहले अगर आप ये कर लेंगे तो आपको 25% कम एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। एडिशनल टैक्स यहाँ पे क्या होता है कि ITR-U का कॉन्सेप्ट जो है वो जस्ट फॉर रेवेन्यू जनरेशन है। गवर्नमेंट आपको इस तरीके ऐसे ही अलाउ नहीं कर देगी कि आप अपना ITR-U फाइल कर दो। गवर्नमेंट आपसे जो है एक्स्ट्रा टैक्स लेती है, जो आपका टैक्स बनेगा वो तो बनेगा ही, उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेती है कि आपने ये अपनी ओरिजिनल रिटर्न में क्यों नहीं डाला, या फिर अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी है और आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी इनकम थी लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, उन लोगों के लिए भी मौका है कि आप 31 मार्च 2025 से पहले इस रिटर्न को फाइल कर दीजिए। रिटर्न फाइलिंग के लिए भी आपको यूज करना होगा ITR-U अपडेटेड रिटर्न फॉर्म, अगर आपके पिछले सालों की रिटर्न है तो। 31 मार्च 2025 से पहले आप किन किन सालों की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, वो है आपकी 2 साल की रिटर्न। ऑल ओवर मैं अगर बात करूं तो 3 साल की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। वैसे अगर लॉ की लैंग्वेज की बात करें तो हम 2 ही साल की रिटर्न की फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारी रिटर्न फाइलिंग की जो बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो कम कर दी गई थी 3 मंथ्स, 31 दिसंबर तक ही आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे, कि अब आप 3 इयर्स की रिटर्न को जो है एक साथ ITR-U में फाइल कर सकते हैं। वो आपके कौन कौन से ईयर है, एक तो है आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 2022-23, एक है आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 2023-24, एक है 23-24 जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्रॉस हुआ है, उसकी रिटर्न भी अगर आपने जब नहीं भरी थी अब आप भरना चाहते हैं आप 31 मार्च से पहले पहले फाइल कर दीजिए। या फिर आपने रिटर्नों में कोई अगर इन सालों की रिटर्नों में कोई मिस्टेक कर रखी है और आपके पास एसएमएस आ रहे हैं तो आप अगर 31 मार्च से पहले इनके ऊपर एक्शन ले लेंगे तो आपको 25% कम पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वो क्यों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ITR-U का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि अगर आपने अपनी अपडेटेड रिटर्न 12 मंथ्स के अंदर अंदर यानी कि 12 मंथ से ज्यादा का अगर आपने डिले नहीं किया है तो आपको जो एडिशनल टैक्स यानी कि पेनल्टी पे करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है 25%। और अगर आपने जो है 12 मंथ से ज्यादा यानी कि 24 मंथ से कम आपने रिटर्न फाइलिंग में डिले करी है लेकिन 12 मंथ से ज्यादा है वो डिले, तो आपको पे करना पड़ेगा 50% एडिशनल टैक्स। और आप 24 मंथ से ज्यादा के पीरियड के लिए ITR-U फाइल ही नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप इन्हीं फाइनेंशियल ईयर्स के लिए ITR-U को फाइल कर सकते हैं। ये जो प्रोविजन है या आप कंफ्यूज ना हो तो मैं पहले ही बता दूं, ये प्रोविजन आपका 31 मार्च 25 तक ही एप्लीकेबल है कि आप इन 3 ही सालों की रिटर्न भर सकते हैं। 31 मार्च 25 के बाद आपका एप्लीकेबल हो जाएगा बजट 2025, जिसमें ये बात कही गई कि अब आप जो है 4 साल यानी कि 48 मंथ्स पुरानी भी अगर आपकी कोई रिटर्न है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न में जाकर उसको फाइल कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर नहीं फाइल करी है तो एज अ फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसमें जो पेनल्टीज दी गई है वो भी सेम नेचर की है कि 25% आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपका डिले 12 मंथ से कम है, 50% आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपका जो डिले है वो 24 मंथ से कम है, और अगर आपका डिले जो है 26 मंथ से कम है तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 60%। आफ्टर दैट आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 70%। तो यहाँ पर मैं उस चीज को अभी क्लब नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारा फोकस है 31 मार्च 2025 जिसमें कि आपकी ये तीनों रिटर्न्स आप रिवाइज कर सकते हैं एज एन ITR-U। तो इनको जब आप करने लगेंगे तो आपको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो इसका असेसमेंट ईयर आपका हो जाता है
2022-23। तो इसके बाद अगर मैं 24 मंथ्स कैलकुलेट करूं तो आपके 24 मंथ्स कैलकुलेट होते हैं 31 मार्च 25, जो कि अभी हमारा आने वाला है। तो अगर आपके पास इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड एसएमएस आया है तो आप 31 मार्च से पहले आप इस रिटर्न को फाइल कर दीजिए, नहीं तो आपको इसके बाद आप कर तो पाएंगे क्योंकि बजट में चेंजेस आ गए हैं, बट उस टाइम पे आपको जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो 70% तक पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी वर्ड लॉ में जो वर्ड लिखा गया है वो एडिशनल टैक्स लिखा गया है, बट एडिशनल टैक्स अगर मैं अभी यूज करूंगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एडिशनल टैक्स क्या है, तो इसलिए मैं पेनल्टी वर्ड यूज करूंगी यहाँ पे। तो 31 मार्च 2025 तक अभी अगर आप इस रिटर्न को कर लेंगे तो आपको 50% पेनल्टी पे करनी है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का अगर आपके पास मैसेज आया है आपको इसमें चेंजेस करनी है, तो अगर आप अभी इसमें चेंजेस कर लेंगे तो आपको जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी 25%, क्योंकि इसमें अभी इसका असेसमेंट ही अगर मैं देखूं तो है 23-24, तो 31 मार्च 25 से पहले पहले अगर आप इस पे एक्शन लोगे तो आपके 12 मंथ से कम काउंट होंगे, तो आपको पे करनी पड़ेगी 25% पेनल्टी। सेम एज फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें जो कि अभी आपका गया है जस्ट, तो इसकी रिटर्न भी अगर आप अभी फाइल करते हैं तो 25% आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इन तीनों ही रिटर्न्स को अगर आप ये डेट चूक जाते हैं तो इसके बाद एकदम से आपकी जो पेनल्टी है जो 25% लग रही है वो आपकी 50% लगने शुरू हो जाएगी, जो 50% लग रही है वो आपकी 60% लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आपको रिटर्न करनी है या फिर नहीं करनी है, आप अपना जो एक्शन है वो 31 मार्च 2025 से पहले ले लीजिए कि आपका जो टैक्स का बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो पाए। यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रही है टैक्स पेयर को, जिन लोगों को भी 80GC यानी कि पॉलिटिकल डोनेशन से रिलेटेड एसएमएस आए हैं वो जानना चाहते हैं कि कितना एडिशनल टैक्स उनको पे करना पड़ेगा अगर वो अपनी जो डोनेशन है उसको सरेंडर कर देते हैं आईटीआर को फाइल करके। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करेंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आप खुद से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि कितना आपका एडिशनल टैक्स बनने वाला है अगर आप अपनी जो डोनेशन है या फिर कोई भी रिडक्शन अगर आप अपनी सरेंडर करके उसके ऊपर टैक्स पे करना चाहते हैं अपनी आईटीआर को फाइल करके। तो लेट्स सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन करी थी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, मैं लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो उसने 1 लाख रुपए की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की डोनेशन कर रखी थी अंडर 80GC के अंदर। तो ये तो वो इनकम है जिसपे वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, जिससे रिलेटेड उसको एसएमएस रिसीव हुआ है। तो अगर मैं उसके पे स्केल की बात करूं 15 लाख की उसकी टोटल इनकम थी, 1,50,000 की उसने एटीसी की रिबेट क्लेम कर रखी थी, फिर उसके बाद 80GGC में उसने 1 लाख की अलग डिडक्शन क्लेम करी, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग हो गई, तो टोटल डिडक्शन 3 लाख रुपीज की लेने के बाद मिस्टर ए ने टैक्स पे करा था 12 लाख रुपए की इनकम पे, जो कि बनता था उसका 1,66,400। तो इतना टैक्स ऑलरेडी मिस्टर ए ने अपना पे करा और अपनी रिटर्न को फाइल कर लिया। अब मिस्टर ए को रिसीव हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से एक एसएमएस जिसमें मेंशन किया गया था कि आपने 80GC के अंदर डोनेशन क्लेम कर रखी है, तो आप चेक कर लो कि आपने मिस्टेकनली तो नहीं ले रखी, आप अपनी आईटीआर फाइल करके आप अपनी जो मिस्टेक है इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब मिस्टर ए ने सोचा कि देखा जाए तो डोनेशन तो मेरी ये सही है नहीं, बोगस डोनेशन है, तो ऐसा करता हूं कि मैं सरेंडर कर देता हूं। बट हर किसी के माइंड में आता है कि सरेंडर करने से पहले ये तो देख लूं कि मेरी लायबिलिटी कितनी बनती है। तो मिस्टर ए ऑलरेडी 1,66,400 की लायबिलिटी अपनी रिटर्न में दिखाकर पे कर चुके थे, और उन्होंने जो उस टाइम पे एडवांस टैक्स पे कर रखा था, टीडीएस पे कर रखा था, वो था 1,70,000 और उनका रिफंड बन रहा था 3,600 का, जो कि उनको आ भी चुका है रिफंड, क्योंकि रिफंड तो आजकल जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। तो अब मिस्टर ए देखना चाहते हैं कि 1 लाख रुपीस हटाने के बाद उनका कितना टैक्स बनता है। आगे की कैलकुलेशन बताने से पहले एक बात मेरे दिमाग में आई है, वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हमने उस टाइम पे ओल्ड टैक्स रिजीम ले रखा था, तो अब हम आईटीआर यू भर के न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को कर लेते हैं, उससे हमारी लायबिलिटी ज्यादा नहीं बनेगी। तो आईटीआर यू फाइल करके आप अपने टैक्स रिजीम को चेंज नहीं कर सकते, टैक्स रिजीम आपको वही रखनी है जो आपकी ओरिजिनल रिटर्न में दी गई थी। अगर आप अपनी टैक्स रिजीम चेंज करके अपनी आईटीआर यू को फाइल करेंगे तो फर्दर आपको डिमांड आएगी, जो कि आपकी पहले टैक्स लायबिलिटी थी उतनी ही लायबिलिटी आपको दोबारा से पे करनी पड़ेगी। तो आईटीआर यू के थ्रू अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी टैक्स रिजीम ही चेंज कर देंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिस्टर ए ने कर रखी थी ऑल टैक्स रिजीम को सिलेक्ट। अब आईटीआर यू में उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सारी डिडक्शन एज इट इज रही, बस मिस्टर ए ने क्या करा, जो पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन थी 1 लाख रुपए की, उसको यहां से हटा दिया, और फिर मिस्टर ए की जो लायबिलिटी बन रही है वो बन रही है 1,97,000, क्योंकि मिस्टर ए आ रहा है
30% के स्लैब में पहले उनकी 1,66,000 बन रही थी, अब 197 बन रही है। दोनों का डिफरेंस जो है ऑन एन एवरेज 30K का है। रीजन बिंग 1 लाख के ऊपर अगर आप 30% निकालोगे तो 30,000 के आसपास ही आएगा। तो आप चाहे तो वो जो डिफरेंशिएट अमाउंट है उसके ऊपर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एकदम एक्यूरेट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ लोगों को रिफंड भी होता है, रिफंड भी आ जाता है। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फिगर है वो ऑन एन एवरेज आपकी सिमिलर हो, जो आपको पता लग जाए इस कैलकुलेशन से, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। आपको जो है 99% आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपको एक्यूरेटली पता लग जाएगी इस कैलकुलेशन से। 1% का मैं क्यों यहाँ पे वेरिएंस बोल रही हूँ वो आपको आगे जाके पता लग जाएगा। तो 197,600 की मिस्टर ए की बन रही है लाइबिलिटी की, इतना टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। अब इस टैक्स के ऊपर उसको पे करना होगा इंटरेस्ट भी 234B एंड सी के अंदर। इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्ट में जो इंटरेस्ट है उसके 3 सेक्शन है, 234A, बी एंड सी। ए आपका एप्लीकेबल होता है अगर आप रिटर्न को लेट फाइल करते हैं, तो ये तो रिटर्न ऑलरेडी आपकी जा चुकी है, अब आप रिवाइज कर रहे हैं ITR यू के थ्रू, तो ये तो लगेगा ही नहीं। बी आपका लगता है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी या एडवांस टैक्स है वो 10,000 से ज्यादा बन रहा है और आपने उसको 31 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर जिसकी वो रिटर्न है उस तक जमा नहीं कराया है, तो आपको 234B में भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और ये आपका कब से लेकर कब तक कैलकुलेट होता है, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है वहां से लेकर जब आप रिटर्न को भर रहे हैं या फिर जब आपने पेमेंट करा दी है तब तक के पीरियड पे आपको ये लगता है। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करूं तो 2023-24 का जो लास्ट मंथ था वो था आपका मार्च 24। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपका एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 26 से लेकर 1 अप्रैल 24 से लेकर अब अगर आप उस रिटर्न को भर रहे हैं तो 31 मार्च 2025 तक आपका ये इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 12 महीने का आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो लोग इस साल से पिछले साल की रिटर्न पे काम कर रहे हैं 22-23 पे, उनको जो है 24 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेट जो है 24 से चेंज होकर हो जाएगी 23, तो उनको 24 महीने का इंटरेस्ट 234B में पे करना पड़ेगा। 234C का इंटरेस्ट होता है आपका एडवांस टैक्स की, जो हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं हर क्वार्टर में कि अभी आपको 30% पे करनी है, अभी आपको 70%, अभी आपको 100%। तो उसमें अगर आपने पेमेंट में कोई चूक कर दी है, आपने जो है जितना उन्होंने मांगा गया है उतना अगर आपने टैक्स अमाउंट पे नहीं किया है, तो जो डिफरेंशिएट अमाउंट होता है उसके ऊपर 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग जो है आपको टैक्स पे करना होता है। 234B में भी 1% पर मंथ आपका होता है, सी में भी 1% पर मंथ होता है, लेकिन सी की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टेक्निकल होती है। तो इस कैलकुलेशन में आप सी की कैलकुलेशन को इग्नोर करके चलिएगा, इससे आपका बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा ITR यू में कितना टैक्स बनना चाहिए कैलकुलेशन में। ठीक है, तो 197,600 का मिस्टर ए का टैक्स बन रहा था। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है मिस्टर ए को। जो टैक्स आपका बन रहा है ये आफ्टर सेस बन रहा है, क्योंकि सेस आपका टैक्स की लायबिलिटी पे ऑलरेडी हम अप्लाई कर देते हैं 4% सेस। 4% सेस के बाद इसकी लायबिलिटी बन रही है 1,97,600 और इसका जो 234B का इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 3,744। ये इंटरेस्ट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये एक जो है ये कैलकुलेशन आप समझ लीजिए। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन किस फिगर के ऊपर मैं इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रही हूँ वो एक टेक्निकल एरिया है। टैक्स पेबल आपका कितना बन रहा है 1,97,600। अब ऑलरेडी आप जो टैक्स पे कर चुके हैं उस पे तो आप दोबारा इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, क्योंकि वो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं या फिर वो आपका एडिशनल टैक्स में काउंट नहीं होता। तो जब भी आप 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे या फिर आप अपने एडिशनल टैक्स जो 25% और 50% है वो कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए जो आपको फिगर निकालनी है उस फिगर को निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही है, टोटल टैक्स लायबिलिटी माइनस टैक्स पेड ऑलरेडी। मेरे एग्जांपल में मिस्टर ए ने ऑलरेडी 1,70,000 का टैक्स पे कर रखा था, तो वो भी हमने माइनस कर दिया, प्लस रिफंड जो इसको आ गया है, अब उसका रिफंड बनता नहीं है क्योंकि अब तो उसने सरेंडर कर दिया है, तो जो रिफंड आ गया है वो मैं एड बैक करूंगी इसके अंदर। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको अपनी फिगर मिल जाएगी कि किस फिगर के ऊपर आपको जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये सब करने के बाद मेरी जो फिगर यहाँ पे निकल के आई है वो निकल के आई है 31,200 रुपीज, क्योंकि मेरा जो टैक्स है वो बन रहा था 197,600 माइनस 1,70,000 प्लस रिफंड मेरा बन रहा है 3,600। ये आ गया आपका 31,200। इसके ऊपर अब आपको निकालना है 234B का इंटरेस्ट एंड सी का इंटरेस्ट। 234B का इंटरेस्ट 1% के अकॉर्डिंग आपका लगेगा, तो 12% ये आपका हो गया, क्योंकि मेरे 12 महीने का केस बन, तो 12 मंथ्स ऑन 31,200 रुपीज, ये आपका हो गया 3,744 रुपीज। तो इतना मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और एडिशनल टैक्स मुझे कितना पे करना है, मुझे पे करना है 25% एडिशनल टैक्स, क्योंकि मेरे केस में जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो अभी जस्ट क्रॉस हुई है, 12 मंथ से कम का मेरा डिले है, तो 25% मेरे को एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो 25% एडिशनल टैक्स है वो किस अमाउंट पे आपको पे करना होगा, वो आपको पे करना होगा जो ये फिगर आई है 31,200 की प्लस इंटरेस्ट। जब आप एडिशनल टैक्स पे करेंगे तो इंटरेस्ट के अमाउंट को भी आप ऐड करके यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 25% ऑफ 31,200 प्लस
3744। तो मुझे इस रिटर्न को अगर मिस्टर ए सरेंडर करने जा रहे हैं तो उनको 8736 रुपीज एडिशनल टैक्स पे करना होगा इंटरेस्ट के अलावा। तो अब मिस्टर ए की जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है वो बन जाती है 2,10,080 रुपीज, जिसमें उसका आ गया पार्ट ए पूरा टैक्स जो बन रहा है वो, पार्ट बी जो इंटरेस्ट उनका बन रहा है वो, पार्ट सी जो एडिशनल टैक्स उनको पे करना है पड़ रहा है वो। इसमें से वो ऑलरेडी जो पे कर चुके हैं वो है 1,70,000। इतना एडिशनल टैक्स और मिस्टर ए को पे करना होगा। तो मिस्टर ए अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन इजीली ले सकते हैं कि उनको 31 मार्च से पहले अपनी ITRU को फाइल करके अपना ये जो डोनेशन है इसको सरेंडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो ITRU को लेना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं, तो कितना टैक्स उनको यहाँ पे करना होगा। उसके अकॉर्डिंग वो इस डिसीजन को लेंगे कि वो सरेंडर करें या फिर ना करें। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप देख लीजिए कि आपका ITRU अगर आप फाइल करने जा रहे हैं तो कितना टैक्स आपका ऑन एन एवरेज बनेगा। 99% आपका जो टैक्स है वो यहाँ से एक्यूरेट निकल के आ जाएगा। 1% चांस यहाँ पे मैं फिर बता रही हूँ वो है आपका 234C का इंटरेस्ट। मैंने इसमें कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। हर 3 महीने का आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि आपका एडवांस टैक्स पे हुआ था या नहीं हुआ था। और ये जो 234C है वो कुछ ही टैक्स पेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिनकी जो डोनेशन का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो, एडवांस टैक्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बन रही हो उस टैक्स के ऊपर। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप 31 से पहले अपना ITRU फाइल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते उस पर डिसीजन ले लीजिए, सो दैट आपको 31 के बाद एक्स्ट्रा 25% की जो पेनल्टी है वो पे ना करनी पड़े। इसको कैलकुलेट करने का जो थंब रूल है इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना, जस्ट आप इसको माइंड में ऐसे ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपका जो भी रिबेट आप छोड़ने जा रहे हैं उसके ऊपर आप जितनी स्लैब रेट में आता है, जैसे मिस्टर ए 30% में आ रहा था तो उसका 30,000 टैक्स तो वही बन गया, प्लस 234B का इंटरेस्ट 30,000 पे पहले 4% सेस, फिर उसके ऊपर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट, देन जो फिगर आएगी उसको हमें जो हमारा प्राइमरी टैक्स है 30,000 उसके साथ ऐड करके फिर उसके ऊपर हमें 25% की पेनल्टी लगानी है। तो फिर जो टोटल टैक्स आपका बनेगा वो उतनी आपकी लायबिलिटी बनेगी ITRU में। और ये मेथड आपको मैंने डिटेल मेथड बनाया है कि आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको मेथड समझ में आ गया होगा। इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए और अपने रिटर्न को जल्दी से फाइल कर लीजिए। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टैक्स मिथ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ITRU से रिलेटेड सर्विसेज अवेल करनी है तो आप गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।